नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। उत्तर प्रदेश के बाहुबली व विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने वाली एम्बुलेंस सवालों के घेरे में है। हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस को लेकर कई राजों से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को चंडीगढ़ में बुलेट प्रूफ बनाया गया था। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। तो उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। जब से वो कोर्ट अपनी एम्बुलेंस को लेकर के पहुंचा है, उस पर तमाम तरह के जो है आरोप लगने लगे हैं उसकी एम्बुलेंस को लेकर के। और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल जी हैं, जो कि इस पर तमाम तरह की जो पर्दा है वो पर्दे से जो परत है वो उठाते जा रहे हैं। सर, क्या मामला है जो आप तमाम तरह के जो आपने आरोप लगाए, जैसे कि चंडीगढ़ में जो इनकी जो एम्बुलेंस है उसका बुलेट प्रूफ बनाया गया था? ऐसा है, आरोप नहीं। हाँ। मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? हाँ। हम तो तथ्य पर बात करते हैं। चंडीगढ़ में जो एम्बुलेंस लिया गया आज का नहीं है, 2013 का है। अच्छा। और जो चीज़ें जब आज नोटिस में आ रही हैं कि फर्जी कागजात लिया गया। अलका राय, जो डॉक्टर अलका राय, ये इनका कहना है कि इनके एक जो व्यक्ति आए और बोले कि विधायक जी आपको एम्बुलेंस देना चाहते हैं, अपने विधायक निधि से दस्तखत कर दो। कुछ कागज दस्तखत कर दिया। उन्होंने सोचा इनको एम्बुलेंस मिल जाएगी हॉस्पिटल के। एम्बुलेंस तो आई, लेकिन वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं आई, वो मुख्तार अंसारी के लिए आई। बुलेट प्रूफ कराई गई। उसका ड्राइवर है सलीम, जो उसका भाई एक सातिर अपराधी था मोहम्मदाबाद का, प्रिंस खान। और ये एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ की गई। एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ तो होती नहीं। कोई प्राइवेट आदमी अपना एम्बुलेंस तो रखता नहीं, खासकर वो जब जुडिशियल कस्टडी में है। तो जब कोई व्यक्ति या वीआईपी कोई चलता है तो वीआईपी के लिए ज़रूरत होती है एम्बुलेंस रखना। कोई दिक्कत हो जाए तो कैदी के लिए होती है, तो कोर्ट ऑर्डर करे, या जिला प्रशासन ये समझता है कि नहीं साहब इनको रास्ते में आने जाने में कुछ होता है, तब एम्बुलेंस दी जाती है। उसमें मेडिकल स्टाफ होता है, पैरामेडिक्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं। और मुख्तार अंसारी का जो है बुलेट प्रूफ, जहाँ तक ये कहा जाता है चंडीगढ़ में इसको बुलेट प्रूफ पकड़ाया गया था। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस ये चल रहे हैं। और समाजवादी सरकार में जब आगरा, लखनऊ और गाजीपुर के जेलों में रहे, तो ये इनकी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस हमेशा जेल के बाहर खड़ी रहती थी। अच्छा। कई एसयूवी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। अच्छा। और उसी पर आते थे जहाँ आगे पीछे इनके गुर्गों का, गाड़ियों का काफिला चलता था। तो इस तरह से आतंक इन्होंने फैलाया। और उसमें जब मेडिकल स्टाफ नहीं तो और क्या होगा, इनके गुर्गे बैठते थे। इन्होंने तमाम अपने समाजवादी पार्टी सरकार में अपने लोगों को तमाम हथियारों को लाइसेंस दिलाया और हथियारों को लाइसेंस अपना पैसा देकर उनको खरीदवाया। अच्छा। तो जो काफिले चलते थे, जो इनके साथ गाड़ी में बैठते थे, वो सब असलहे उन लाइसेंसियों के होते थे और इनके नाजायज असलहे, क्योंकि उस समय किसी की चेक करने की हैसियत नहीं थी, इनके नाजायज भी असलहे होते थे। तो वो एम्बुलेंस इस काम आता था, इनके सेहत के लिए नहीं था। अच्छा। सर, ये भी है एक आरोप आपने, मतलब कुछ समय पहले आपने एक बात कहा था कि जो कृष्णानंद राय थे उनकी हत्या को लेकर के भी इसने कुछ ऐसा प्लानिंग बनाया था कि लाइट गन मशीन को लेकर के इसने कोशिश किया। हाँ। उस जमाने में मैं एजी लॉ एंड ऑर्डर था। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हमें तो किनारे पर रखा गया था। एजी लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर देखना, पीएससी डिप्लॉय करना, बाकी क्राइम क्रिमिनल से मुझे मतलब नहीं था। लेकिन चूंकि दफ्तर में तैनात था तो जानकारी तो होती रहती थी। शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी एसपी थे एसटीएफ के, और मुख्तार अंसारी का नंबर सर्विलेंस पर था। मुख्तार अंसारी सर्विलेंस से अपने आदमियों से बात करके ये कह रहा था कि लाइट मशीन गन मंगाई जाए। लाइट मशीन गन फायर करती है 550 राउंड्स पर मिनट। अच्छा। और उसका रेंज होता है 500 मीटर दूर से हम मार सकते हैं। तो वो हमारा इन्फेंट्री का सबसे पावरफुल वेपन है। हमारे यहाँ पीएससी में भी है वो। सर, क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी पे उसका असर होता है? हाँ, वो हल्की बुलेट प्रूफ थी, किस तरह की। तो इतने हेवी वेपन से वो चीज़ें नुकसान पहुंचाया जा सकता था। तो इसने वो चीज़ें बात की। इसका गवर्नर राम मुन्नर यादव रिटायर होकर बनारस में रहा था। उसने अपने भांजे को
संपर्क किया बाबूलाल यादव। बाबूलाल यादव पैसा ले करके और राष्ट्रीय राइफल आर्मी की कश्मीर से भाग खड़ा हुआ और आ करके जब शैलेंद्र को मालूम हुआ तो शैलेंद्र ने 25/26 जनवरी 2004 की रात को LMG के साथ पकड़ लिया। सर ये अच्छा, क्योंकि मुख्तार अंसारी का पूरी बात रिकॉर्डेड थी। अच्छा, अब वो रिकॉर्डेड थी तो कोर्ट का मुकदमा कायम हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और जैसे शैलेंद्र ने कायम किया वैसे लगा कि कोई कहर बरप गया हो। इस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया गया शैलेंद्र को कि 10 फरवरी को इसने इस्तीफा दिया। अब मुख्तार उसी शाम 26 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, और ये कहते हैं साहब जो STF कह रही है वो मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। अच्छा, जब कोटा में इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट बिना शासन के आदेश का नहीं हो सकता। शासन का मतलब पत्रावली गृह विभाग से मुख्यमंत्री जाती है। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मुख्तार का अनुमति नहीं दी, मुकदमा नहीं चला। और मुन्नर यादव और जो उसका भांजा अखिलेश यादव, बाबूलाल यादव, दोनों को 10-10 साल की सजा हो गई। जब ये कोटा से हट गए क्या बचा? आर्म्स एक्ट। तो इन्होंने जानते फिर क्या बयान दिया, वो भी मीडिया दिया था कि साहब वो मेरी आवाज़ है। अच्छा। लेकिन मैं तो उनसे बात कर रहा था जिससे इनको मैं पकड़वा सकूं। अपराधी जो LMG मांग रहा है कृष्णनाथ को मारने के लिए, और उसी बयान एक बार ये कि मेरी आवाज़ नहीं है, एक बार कह रहा है कि साहब मेरी आवाज़ में, मैं तो पकड़वाने के लिए बात कर रहा था। तो ये टोटल प्रूव्ड है। और जब LMG नहीं मिल पाई, पकड़ ली गई, तो फिर इस आदमी ने कृष्णानाथ राय के मारने की व्यूह रचना रचता रहा है। गाजीपुर जेल में ये था। कृष्णानाथ मर्डर के 2-3 महीने पहले ही अपना जेल ट्रांसफ़र करा लिया गाजीपुर से फतेहगढ़ जेल। अच्छा। और वहाँ से रच करके इसने की, और वहाँ पर इसका घर है, इसको फाटक बोलते हैं। उस समय DG ऑफिस में सबको जानकारी थी कि वहाँ संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, प्रभजोत डिम्पी, अताउर रहमान बाबू, ये तमाम जितने बड़े अपराधी सब मौजूद हैं और कृष्णानंद राय के मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। एक दरोगा रेड कर सकता था, लेकिन वहाँ के SP ने रेड नहीं किया। DIG से पूछ लो, DG ऑफिस में पूछ लो, DG ऑफिस में जरा राजनीतिक स्तर पर पूछ लो, बार कुल मिलाकर जो भी हुआ रेड नहीं हुआ। जानते हुए और कृष्णानंद राय 26 दिसंबर 2005 को मार दिए गए थे। 67 गोली लगी थी और 5 AK-47 और G3 राइफलें चली थी। ये राइफलें फायर करती हैं 600 राउंड पर मिनट, 10 राउंड पर सेकंड। कृष्णानंद राय के साथ 6 लोग और मारे गए थे। सर इतनी मतलब VIP राइफलें इन लोग पास कहाँ से उस समय? ऐसा है कि मुख्तार का संबंध पंजाब से आज से नहीं। अच्छा। अच्छा। जब कल्याण सिंह सरकार आई 91 में, हाँ, फिर इन पर जब प्रेशर पड़ा तो ये वहाँ से भागे और अल्टीमेटली ये अपने सूत्रों के बड़े कांग्रेसी नेता थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनसे ऊंचाई पहुँच गए चौटाला गांव, बड़ा फेमस गांव है चौटाला। वहाँ ये ओम प्रकाश हिटलर हुआ करते थे, उनके यहाँ रहे। वहाँ पनाह पात्र बगल में पंजाब है। अब हुआ है ये है, इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, जो भी इस्तेमाल हुआ पंजाब में। और फिर उसके बाद जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने तो ये सब वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो इनका जो पॉलिटिकल लिंक रहा उस समय से डेवलप हुआ, और उस समय इसके 2 कैरेक्टर आए, प्रभजोत सिंह डिम्पी। अच्छा। और जसविंदर राकी। प्रभजोत डिम्पी वो आतंकवादी था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का। अच्छा। और ये दोनों जसविंदर और डिम्पी दोनों कर्नाटक पढ़े हुए थे, कर्नाटक अंग्रेजी बोलते थे, और जितनी बड़ी घटनाएं हुई उसमें डिम्पी और जसविंदर रागी रहते थे। अच्छा। जसविंदर मारा गया है 2006 में पंचकुला में, और राकी जो मारा गया है अभी 1 मई 2016। तो वहाँ से जो असलहे इसके पास आए हैं AK-47 G3 हैं, और सिग्नेचर वेपन है इनका .45 पिस्टल। ये सब जितने हथियार आए पंजाब से आए, और अब तो हथियारों की कमी नहीं है, स्मगल होकर आते हैं, बड़ा माफिया है, तमाम इसके नेटवर्क हैं। और दूसरा इन्होंने अपने लोगों को थोक में लाइसेंस दिलाए अपनी सरकार ने। अच्छा। और मुख्तार हथियारों बड़ा शौकीन है, तो अपने लोगों को जो बढ़िया बढ़िया सा राइफलें हो सकती हैं, ऐसी पिस्टल है, 15 लाख 20 लाख की पिस्टल राइफलें हैं इसमें, तो वो सब दिलाया। जो काफिले चलते थे, हाँ सर, काफिले भी इनके बहुत काफिले चलते, तो काफिले में वही सब हथियार होते थे। अच्छा। और एम्बुलेंस में जब मेडिकल स्टाफ नहीं होता था तो यही होता था।
और इनका 2-3 वेपन बड़ा छोटे हथियारों में बड़े शौकीन है। एक है 357 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर, 357 मैग्नम रिवॉल्वर, .38 इटालियन बेरेटा और दूसरा है .45 कोल्ट। अच्छा। तो इनके पास हथियारों कोई कमी नहीं है तमाम। तो अब योगी सरकार ने इसके तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया है। 100 से ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, हथियार जमा हो चुके हैं। तो हथियारों के पास इस आदमी की कमी नहीं है। स्पेशली जब पंजाब लिंक रहा तो पंजाब में जब उसमें आतंकवाद चला था तमाम हथियार थे। हाँ। तो वहाँ से हथियार उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तो काफ़ी हथियार है और कई हथियार हम जब एजीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, STF ATS में थे, तो इसके दर्जन के आसपास आदमी इसके मारे गए थे मेरे आपके कार। और इसका एक बाबू यादव मारा गया था, तब भी वही .45 मिला था। जवाहर वो पंडित का मर्डर हुआ था इलाहाबाद में, उसमें भी गैंग यही रहा, करवरिया खानदान ने करवाया, तुमको सजा हो चुकी है। वहाँ भी AK-47 .45, तो .45 AK-47 इनका सिग्नेचर वेपन है। जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं AK-47 चली हैं और छोटे पिस्टल। सर, ये भी आप थोड़ा आरोप लगाते रहे, जैसे बात सही भी है, विधानसभा में भी आते थे अपने काफिले के साथ, लगता ही नहीं था कि नेता हैं या लगता था माफिया। बिल्कुल इसी एम्बुलेंस से आते थे। आगे पीछे काफिले होते थे और चले जाते थे शासन में सिफारिश करने। अच्छा। DG ऑफिस में भी चले जाते थे, इतनी DG ऑफिस में सिफारिश और ये और तमाम अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ खुलेआम जाते थे। किसी हैसियत नहीं, भैया तुम कस्टडी में हो, तो उसमें तो खुली छूट थी। और यहाँ लखनऊ में किसी जेल में रहा, गाजीपुर या आगरा जेल में रहा, इसका जो तंत्र विकसित था, नेता मिलने जाते थे, ठेकेदार मिलने जाते थे, ठेका किसको लेना है, किसको दिलाना है, वो इनके आदेश से मिलता था। अच्छा। यहाँ तक कि आपने ध्यान का अक्षर होगा मछली में माफियागिरी। मछली में? जी हाँ, अभी योगी सरकार ने कार्रवाई किया। अच्छा। आंध्र प्रदेश से मछली आती है। हाँ। और ईस्टर्न यूपी जो मछली आती थी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, तो उसका थोक रेट जो खुलता था मुख्तार अंसारी तय करते थे। और मान लो 120 का रेट खुला तो 5 से 7 रुपया टैक्स, मुख्तार टैक्स। तो उसका रेट हो गया 125 से 127, तो 5 से 7 लाख रुपया पर डे। तो मछली की माफियागिरी भी था। खनन, इनके कोयले के रेत आते थे धनबाद से। एक इनके बाहुबली साथी विधायक रहे फैजाबाद में आती थी, इंदारा मऊ में आती थी, काशी में आती थी, वाराणसी में 50-60 रेट आते थे। एक रेट पर 10 लाख रुपया बचता है। एक महीने कितना हो गया? 5 to 6 करोड़। जेल में रहते हुए इस आदमी ने जो गाय बैलों का धंधा है, करोड़ों रुपए का धंधा, जो यहाँ से निकल करके और आपके चंदौली जिले से सैयद राजा मुगल सराय होकर गाजीपुर के जमनिया से होकर के बिहार और बिहार से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, टोटल धंधा जो योगी सरकार में एकदम करीब करीब खत्म हो गया है। ये गाय बैलों की तस्करी का काम अंसारी। अच्छा। और शीर्ष राजनीतिक घराने के लोग उसमें जुड़े थे। करोड़ों रुपया। तो ये जो है इनका, चाहे रियल इस्टेट हो, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो, मकान दुकान खाली कराना हो, विवादित प्लाट हो उसको किसी को दिलाना हो, ये तमाम धंधे जो आदमी 2005 से आज तक जेल में है। और पैसा इतना आया कि इन्होंने एक रॉबिन हुड की इमेज बनाई। और रॉबिन हुड की इमेज की 3 घटनाएं आपको बताऊं। एक तो 1996 में नंद किशोर रूंगटा ने अपहरण किया। बहुत बड़े पहला व्यापारी थे, बनारस के थे, और विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। उनका इस आदमी ने खुद विधायक रहते हुए जरा बाबूजी बात करना है, अपहरण हो गए, करोड़ रुपये लिया गया उनकी डेड बॉडी। दूसरा कृष्णानंद राय, LMG कांड, उसके बाद मार देना। तीसरा अक्टूबर 2005 में जब मऊ में दंगे हुए, आप लोग मीडिया में भी दिखा रहे थे, ललकारा हुआ उस पर, पूरी जिप्सी पर तमाम गुर्गे साथ चल रहे हैं। तो ये 3 घटना
ऐसी हुई कि जिसने एक विशेष समाज को मसीहा बना। इनके भाई तबलीगी जमात के अमीर हैं। अच्छा। सिकतुल्लाह अंसारी, वो भी एक्स विधायक है। तो इस तरह से राजनीति भी हो गया, अपराध भी हो गया, धर्म भी हो गया, और जो तबलीगी जमात इन सब की वजह से जो इन्होंने डेवलप किया, उसमें ये कहा जाता है कि विदेशों तक से इनसे फंडिंग हुई, क्योंकि इन्होंने एक इमेज बनाई कि अपने समाज की केवल हम रक्षक ऐसे हैं जो कर सकते हैं। और ये दो बड़े हिंदू नेता, एक विधायक, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व हिंदू परिषद, ओपन यहाँ दंगे में ललकारना, ये सब ऐसी घटनाएं थी। घटनाएं तो बहुत थी जो प्योरिफाई की, लेकिन ये घटनाओं की इन्होंने इस तरह से पिक्चर पेंट किया। सर, इनके भाई भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कि मुख्तार अंसारी को मसीहा बता रहे हैं, गरीबों का कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा होगा तो छूट के आएंगे, गरीबों के मसीहा हैं। अरे साहब, गरीबों को मसीहा होते, गरीबों को मसीहा नहीं है। जो तमाम ये सब इनके मकान दुकान जो कब्जा कर रखे हैं, मर्डर किए हैं, ये जो अजय राय हैं, अब वो भी बोल रहे हैं इनके 3 भाइयों की हत्या किया, और देश राय उनके 2 भाई, और ये तमाम जो हत्याएं किया हैं, अलका राय के आंसू कैसे बच पाएंगे उन सब से। तो ये जो है ये अपने को पिक्चर पेंट करते हैं जैसा कि तो बड़े धनी खानदान के थे। अरे वहाँ के गाजीपुर के पिक्चर हॉल में इनके भाई जो है वो टिकट बेचते थे। तो ये हाल अभी कहते हैं उपराष्ट्रपति हमारे खानदान, कोई मतलब नहीं उनका, वो रहने वाले जरूर थे, उनका कोई मतलब नहीं है। और ये साधु सिंह मकनू सिंह के चेले थे जो मुड़ियार गांव के थे और गोरखपुर के बाबरी के सुंदर सब जानते हैं। और जब उसमें मकनू सिंह 1985 मारा गया, साधु सिंह 1990 मारा गया, उसके मारने भारत बैंक की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। तो इनका आपराधिक जो सफर शुरू होता है साधु मकनू सिंह के चेले के रूप में, और उनके मारे जाने के बाद फिर इंडिपेंडेंट के रूप में। और मुड़ियार गांव में जो गैंग वार चला उसमें एक ठाकुर परिवार के 8-9 लोग मारे गए थे आपसी परिवार में। साधु मकनू सिंह मारे गए, उसका भाई दामोदर सिंह मारा गया, और उस गैंग के साहब सिंह मारे गए, रंजीत सिंह मारे गए। ब्रजेश सिंह से ताल्लुकात हुआ जो मुड़ियार गांव के वो लड़का था, तो वो अपने बाप का बदला लेंगे ठाकुर रमपत सिंह के, ब्रजेश का बाप के उसी गांव के ठाकुरों ने किया था। तो ये दोनों ने बदला लिया, फिर दोनों इकट्ठे हुए। मुख्तार अंसारी का ब्रजेश से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। अच्छा, ये था त्रिभुवन का, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने साधु मकनू के साथ इसके भाइयों की हत्याएं की थी। सर, ये भी रहा कि उस समय जो तमाम जो ठेके थे ये जो मुख्तार अंसारी के नाम पे उठते थे, उस पर ब्रजेश सिंह का भी धीरे अपना पैर जमने लगा, तो उसको लेकर के दुश्मनी बढ़ रही थी। ऐसा हुआ, उसमें तो इनमें आपस में गैंगवार हुई। एक घटना हुई थी ऊसर चट्टी, ऊसर चट्टी पर इन पर अटैक हुआ। अच्छा, उस गैंग ने किया, इनके भी शायद 2 आदमी मारे गए थे, उसके भी मारे गए थे। लड़का मनोज राय था, वो मारा गया था। और कहा जाता है उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया हमने ब्रजेश को मार दिया। ब्रजेश भी चालाक, उसके लोगों ने कहा दिया हाँ मर गए, और जा करके वो बिहार में टाटा नगर में फिर पहला किंग सूरजदेव सिंह के परिवार में कोयले की माफिया गिरी, और ये किया वहाँ रहे, यहाँ कमाते रहे, और मुख्तार अंसारी इधर। तो ये जो है आपस में, अब वो भी माननीय है, भी माननीय है। तो केवल इनका जो झगड़ा कोई त्रिभुवन का जरूर था, बाकी केवल आर्थिक तंत्र, एक दूसरे के विरोधियों को मारना, वर्चस्व कायम करना, ये। सर, ये आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह की जिस तरह आपने बात की, उनका शोषण हुआ, और सर उन्होंने 1-2 बार उन्होंने इस्तीफा भी दिया, एक बार फिर उनका इस्तीफा मतलब नामंजूर हुआ, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। मतलब क्या शोषण, क्या किस तरीके से शोषण हुआ? ऐसा हुआ, शैलेंद्र सिंह ने जब कोटा का मुकदमा कायम कर दिया तो उस पर इतना शासन का दबाव पड़ा, और शासन का पुलिस अधिकारी ही, मैं उसका गवाह हूँ, एक बड़े पुलिस अफसर, मैं भी वहाँ था। और उसका बाद इतना कि इसको गाली गलौज, इतना प्रेशर में आ गए कि इन्होंने पहला इस्तीफा दिया। पहला इस्तीफा में ये लिखा था कि अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है, अपराधी स्क्रिप्ट लिखा है, शासन पालन का, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो नेचुरली कंडीशनल इस्तीफा था, वो स्वीकार नहीं हुआ।
फिर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने 10 फरवरी 2004 को फाइनल दिया और जो 20 मार्च को एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से बहादुर डिप्टी एसपी। और फिर क्या होता है, ये फरवरी में इस्तीफा देते हैं, मार्च में इस्तीफा स्वीकार होता है। जून जुलाई की बात है, ये छात्रों की कुछ प्रॉब्लम को लेकर डीएम भी बड़े खास थे, उनका नाम बताना उचित नहीं समझूंगा। और वहाँ पर डीएम साहब बात नहीं की, ये लोग बैठ गए। तो डीएम के चपरासी से मुकदमा कायम किया, इन्होंने डीएम के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तमाम चीजें इनको जेल में दे दिया। वही मुकदमा योगी सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले वापस लिया है। तभी जाकर अधिकारी को लेकिन नौकरी इस्तीफा दे दिया, तो चली गई। जो यातनाएं इसने सही, मेंटल प्रेशर था समाजवादी सरकार में, तो ये जो जाति हुई वो जाति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसा शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ हुआ, मुझे भी क्या है, मैं भी प्रताड़ित हुआ। अच्छा। अरे भाई, अखिलेश सरकार ने 18 मई 2013 को मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कर दिया। आतंकवादी खालिद मुजाहिद की मौत पर तारिक कासिमी का मुकदमा वापस ले लिया, कोर्ट ने वापस नहीं लिया, उसमें दे दिया आजम कारावास। 89 में माननीय मुलायम सिंह जी मुझे ले गए थे एसएसपी टावर। मैंने कहा साहब मुझे मत ले जाओ, दिक्कत होगी। अच्छा। नहीं मानी। फिर मैंने कार्रवाई करना शुरू किया और मैं, क्योंकि समय कम है, मैंने 9 अप्रैल 90 को माननीय शिवपाल सिंह जी के खिलाफ मुकदमा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने थाने पर हमला करके 100-150 आदमियों को लेकर के थाना अध्यक्ष शाह आलम को पीट करके और 25 मुलजिम छुड़ा ले गए थे, जो लैंड माफिया थे, जमीन माफिया थे। और उस पर जो है, उस समय के जो हमारे डीआईजी थे वो आए, उन्होंने उल्टा थाना अध्यक्ष को करना था और मुझसे कहा कि साहब उच्च स्तर चाह रहा है कि शाह आलम खान थाना अध्यक्ष को भेज दिया जाए। मैंने कहा जिसको थाने में पीटा गया है, जिसके मुलजिम छुड़ा लिए हैं, उसे भेज दिया जाए। बोले साहब ये तो उच्च स्तर चाहता है। मैंने कहा जब तक मैं हूं तब तक ना आप कर पाओगे ना मुझे। उसके बाद मुझे भेज दिया गया, सीआईडी भेजी गई। सीआईडी में महीनों लगते हैं, बरसों लगते हैं। 2 हफ्ते में चुपाजी को क्लीन चिट, मुझे बर्खास्त करने का डिपार्टमेंटल एक्शन और शाह आलम खान का मुकदमा चलाने का 60 फर्जी मुकदमे प्रोसिक्यूशन। और उसके बाद मैं डिपार्टमेंटल जेला। फिर 91 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई, तब जाकर मैं उससे मुक्त हुआ। लेकिन जब समाजवादी पार्टी सरकार आई तो मुझे पोस्टिंग के लिए जगह खोजती थी। मुझे है पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मुझे फक्र है, मैं झुका नहीं। सर आपका बेबाक अंदाज है, आप जो भी बोलते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, उसका तथ्य रहता है आपके पास। तमाम तरह के लोग हैं, उटपटांग आरोप लगा देते हैं, उनके पास तथ्य नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए, जो आपका बेबाक अंदाज हो सकता है, कहाँ से है, कि कैसे कब से आया है? ऐसा है, मेरे पास कुछ था नहीं। मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ। सिद्धार्थ नगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल बॉर्डर पर गाँव। 10वें तक नंगे पाँव पढ़ने जाता था, 24 किलोमीटर तक। अच्छा। एक कमीज एक पैजामा अंदर बने नहीं होती थी, लेकिन मैं मेधावी था। तो हाई स्कूल में मेरी 43rd रैंक आ गई, मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने कभी दलित स्कॉलरशिप नहीं लिया है। अच्छा। 72 में इंटरमीडिएट किया, मेरी 10वीं रैंक आ गई। मैं ISI पे जानता नहीं था। तो साहब किसी ने कहा इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद चला गया। 74 में BSc किया, मैं 6वां रैंक होल्डर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिर 76 में मैंने वही MSc किया। मैं देखा कि लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं, ISI पे बन जाते हैं। मुझे वर्दी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, लेकिन मेरी हैसियत नहीं कि अखबार खरीदी। मैं मित्रों के अखबार से नोट बना लेता था। मैंने 75 में MSc प्रीवियस से घर आया। मैंने कहा जा रहा हूँ, जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब तक घर नहीं आऊँगा। तो 76 में मैंने MSc किया, वो भी फर्स्ट क्लास में MSc मैथमेटिक्स। 76 एग्जाम में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और IPS सेलेक्ट हो गया। 22 साल की उम्र में सेलेक्ट हुआ। 4 साल फॉरेस्ट, 4 महीना, 37 साल पुलिस सर्विस। तो मेरा एक तो मैं मेधावी था, आत्मसम्मान था मुझे, और मैं अपने टारगेट की मौजूदी, ये सब चीज़ें थी। तो मैं जब आया वो इंसिडेंटली मेरे इलाहाबाद में पोस्टिंग हो गई। वहाँ बड़े बड़े माफिया थे, कहानियाँ सुनता था जिनको कोई पॉलिटिकली, उन्हीं के लड़कों को जवाहर पंडित केस में तीनों बाजू करवा हुई। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। जब मैं नया
24-25 साल का असिस्टेंट एसपी था। तो वो चीज़ ये कुछ करने की थी, कुछ अलग किया जाए। तो पुलिस में मैंने अपनी कार्य प्रणाली खुद बनाई और ईश्वर के पास से मुझे अपराधियों से, क्रिमिनल से कभी डर नहीं लगता। मैंने खुद ऑपरेशन लीड किए हैं। 4 बार प्रेसिडेंट से सम्मानित हूँ। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर लॉन्ग मेरिटोरियस सर्विसेज, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, बार 2 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आउटस्टैंडिंग सर्विसेज मेडल, ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया दिल्ली गवर्नमेंट का रिवार्ड, यूपी गवर्नमेंट का 3 लाख का कैश रिवार्ड। तो मैं जो है तमाम ऑपरेशन में खुद उसकी अगुवाई करता था। तो इस तरह से मेरा 37.5 साल का कैरियर भी था। लेकिन एक बात मेरी रही, हमारा सबसे बड़ा आनंद जो आया, हम मानते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विस या पुलिस वाला अगर निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो इमीडिएट न्याय जो वो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, जो कि मैं गरीब था, गरीब घर से आया था, मैं दर्द जानता था। तो मुझे ये रही सबसे बड़ी लोगों के आंसू पोंछने में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अगर उसे सताया गया है तो अगर उसकी बात सही है तो ये नहीं कि हाँ साहब एप्लीकेशन लिया, उसका काम होता था। और मुझे सेवा करने में बड़ा आनंद आया और इस तरह से 37.5 साल की सेवा निकल गई। 2012 में जब अखिलेश सरकार ने मुझे हटाया तो भारत सरकार ने मुझे DG-CRPF दे दिया। शिंदे साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने बुलाया, बोले बृजलाल जी आप बहादुर आदमी हो और आपसे जैसा हमारी सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है CRPF, उसका मैं DG नियुक्त करता हूँ। मेरे ऑर्डर्स आ गए। उसके बाद शिंदे साहब बुलाए, मुझे इन्होंने कार्य मुक्त नहीं किया। मैं मिला, अखिलेश जी ने टाइम नहीं दिया। माननीय मुलायम सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने जब अखिलेश सरकार ने मुरादाबाद अकेडमी कर दिया था, भारत सरकार ने लिखा इनको खतरा है, तो माननीय मुलायम सिंह जी को वजह समय DG सिविल डिफेंस आया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मेरे ऑर्डर्स आ गए, मैं मिला, गृह मंत्री शिंदे साहब थे, उसमें उन्होंने बात किया, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने मुझे कार्य मुक्त नहीं किया। तो मैं देश का DG-CRPF होता वो नहीं जा पाया। यहीं से डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस रहा। 30 नवंबर 14 को रिटायर हुआ। इसी बीच में अखिलेश जी ने मर्डर का भी मुकदमा कायम कर दिया 18 मई 2013 को। तो जिंदगी भर हमारी नौकरी भी संघर्षपूर्ण रही है और मुझे संघर्ष रहता है, चैलेंजेस रहते हैं, तभी आपको चमकने का मौका मिलता है। मैं तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी हूँ, लेकिन हाँ मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखा। इतने प्रताड़ना के बाद भी मैं टूटा नहीं और सच बोलने का दम रखता हूँ। और अब तो रिटायर्ड DG भी हूँ, सांसद भी हूँ, और जो मैं बोलता हूँ मैं कभी राजनीतिक भाषा नहीं बोलता। हाँ, ये बात जरूर है, समाजवादी पत्रकार सरकार में हुई तो उसको आप राजनीतिक कह सकते हो, लेकिन जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद भी मैं यही भाषा बोलता था। तो इसलिए मैं कभी हवा में नहीं बोलता और मेरी बात का ये कभी काट नहीं कर सकते। मैंने मायावती जी को बोलता हूँ टीवी पर, मैंने सबसे बड़ी दलित विरोधी तो आप हैं। आपने मई 2007 में जब आई, 19 मई 2007 को, तो आपने एक शासनादेश किया, दलितों के मुकदमे हत्या प्रयास और बलात्कार, इनको छोड़ करके इनके मुकदमे न कायम किए जाए। ये मायावती जी ने क्या है? इन्होंने 21 मई 2007 को एक ऑर्डर, 21 नवंबर की ST आयोग सबके लिए खोल दिया और अखिलेश सरकार ने उसको गैर दलित आयोग बना दिया। केवल 5-17 में से 5 दलित मेंबर थे, मैं तो उसका चेयरमैन रहा। अध्यक्ष दोनों, उपाध्यक्ष दोनों नाम दलित, तो भर दिया। मैंने देखा हो सकता अखिलेश ने कर दिया हो, बिना एक्ट में परिवर्तन किए हो नहीं सकता। वो एक्ट में परिवर्तन माननीय बहन जी ने किया था और गैर दलित आयोग बनाया, तो उनको कहा तो इससे बड़ा गैर जो है दलित विरोधी कौन हो सकता है। तो मैं उनको भी बोलता हूँ, जो भी हम जो बोलेंगे तथ्य पर बोलेंगे, और चूंकि इतनी लंबी सेवा में रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ की जानकारी है और सब रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ये थे हमारे साथ निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक अंदाज वाले पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के बृजलाल जी, और जिन्होंने तमाम तरह के जो राज हैं वो खोलते जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि राज खुलने के बाद परत दिल परत किस तरह से मुख्तार अंसारी पर जो है पैठ सरकार की जमती है और कानून व्यवस्था किस तरह से उसको लेकर के आगे अपने जो है कदम बढ़ाता है। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सूरज के साथ, लखनऊ, प्राइम TV।
तो ये थी डीजीपी बृजलाल जी से हमारी खास बातचीत, जिसमें आपको पता चला कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए वो तमाम पहलू उन्होंने खोले कि जिस तरह से उनकी एम्बुलेंस को उनके लिए किस तरह से सजाया गया, तैयार किया गया, साथ ही साथ उन पुरानी यादों को भी ताजा किया जब मुख्तार अंसारी किस तरह से एक के बाद एक कर उन ऊंचाइयों पर चढ़े और किस तरह से उनके टाइम पर लाइसेंस जो धड़ल्ले से बिके उसको लेकर भी खुलासे किए हैं पूर्व डीजीपी ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।